Creative Writers and Daydreaming. It is an essay by Sigmund Freud. Freud born on 6 May 1856 and died on 31st September 1939. He was born into a Jewish family in Austria, यानी वियना, ऑस्ट्रिया. He was an Austrian neurologist. उन्होंने नर्वस सिस्टम को स्टडी किया था. He got his degree in 1881. He was the founding father of psychoanalysis. अनकॉन्शियस जो वर्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया था एस.टी. कोलरेज ने और इसको पॉपुलर किया था सिगमंड फ्रॉइड ने. टंग स्लिप्स को फ्रॉडियन स्लिप्स भी कहा जाता है. ये जो ऐसे है क्रिएटिव राइटर्स एंड डे ड्रीमिंग, इट वॉज एन इनफॉर्मल टॉक इन 1907 एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन 1908. ये ऐसे हमें एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, अनकॉन्शियस फैंटेसी और क्रिएटिव आर्ट के बीच में. सर्कमस्टांसेस दैट लीड टू कंपोजिशन ऑफ दिस ऐसे. फ्रॉइड्स फर्स्ट सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ जर्मन नॉवल, ये जो नॉवल है इसमें उन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक अकाउंट दिया था साइकोएनालिटिक थ्योरी का. फ्रॉइड कहते हैं कि मेरे से पहले पोइट्स थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने भी अनकॉन्शियस को डिस्कवर किया था, लेकिन मैंने जो डिस्कवर किया है वो एक साइंटिफिक मेथड को डिस्कवर किया है कि आप उसके थ्रू, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप अनकॉन्शियस को कैसे स्टडी कर सकते हो. उन्होंने इस जो ऐसे है उसका इंट्रोडक्शन 2 क्वेश्चंस पूछ के किया था. वो पूछते हैं व्हाट इज द सोर्स फ्रॉम विच क्रिएटिव राइटर्स ड्रॉज हिज मटेरियल, कि वो क्या सोर्स है जिससे क्रिएटिव राइटर्स अपना मटेरियल लेते हैं, अपने थॉट्स आइडियाज़ को लेते हैं. हाउ डू दे इवोक इमोशंस इन अस थ्रू राइटिंग, वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने वर्क्स के थ्रू हमारे अंदर इमोशंस कैसे इवोक कर पाते हैं. उन्होंने एक्सप्लेन किया है. उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेन मतलब करते हुए एक एग्जाम्पल, एक इमेजिनरी एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है कि हम मतलब क्या सोर्स होता है, किस सोर्स के थ्रू क्रिएटिव राइटर्स हैं वो अपना मतलब मटेरियल लेते हैं. उन्होंने एक एग्जांपल लिया है, एक तो है चाइल्डहुड गेम्स का और एक अडल्ट फैंटेसी वर्ल्ड का, यानी कि चाइल्ड का और एक अडल्ट का. एक चाइल्ड है और एक अडल्ट है. जैसे चाइल्डहुड में चाइल्ड्स हैं वो गेम्स वगैरह खेलते हैं, गेम्स वगैरह खेलने से उनको प्लेजर मिलता है, लेकिन जैसे एक पर्सन है वो ग्रो अप हो जाता है, वो एक अडल्ट हो जाता है, तब वो वैसे एक चाइल्डहुड गेम्स नहीं खेल पाता है, उनके ऊपर एक सीज लग जाता है. अब वो अपना प्लेजर सीख करने के लिए एक खुद का वर्ल्ड फैंटेसाइज करते हैं, वो फैंटेसी का सहारा लेते हैं. यानी कि चाइल्डहुड गेम्स एंड अडल्ट फैंटेसी वर्ल्ड है जो डे ड्रीमिंग है और चाइल्डहुड गेम्स है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. यानी कि चाइल्डहुड गेम्स, जैसे चाइल्डहुड में एक बच्चा गेम्स खेलता है वैसे ही एक अडल्ट गेम्स तो खेल नहीं सकता, तो वो एक अपना खुद का वर्ल्ड फैंटेसाइज करता है. जिस तरीके से एक चाइल्ड है वो अपना मतलब रियल वर्ल्ड में विजिबल ऑब्जेक्ट्स वगैरह से खेलता है, उसी प्रकार एक क्रिएटिव राइटर्स भी है वो भी वैसे ही करता है. लेकिन फ़र्क इतना है कि वो एक एम्बेलिस्ड लैंग्वेज का यूज करता है. जैसे पोइम्स वगैरह में लैंग्वेज अलग होती है ना, वैसे ही वो एक एम्बेलिस्ड लैंग्वेज का यूज करता है, जिससे कि अनरियल वर्ल्ड है ना वो भी रियल लगना शुरू हो जाता है. फैंटेसी और चाइल्डहुड गेम्स ये दोनों ही प्लेजर का एक सोर्स है. फैंटेसी अडल्ट्स को प्लेजर देती है, चाइल्डहुड गेम्स हैं वो एक चाइल्ड को प्लेजर देते हैं. कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, यानी कि रियलिटी है वो फैंटेसी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैसे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या कंट्रास्ट है. वर्ल्ड जो फैंटेसी का जो वर्ल्ड है वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है. यानी कि एक बंदा है जो फ्रस्ट्रेटेड होता है वो फिर एक अपना वर्ल्ड फैंटेसाइज करता है. तो ये एक जनरेशन है मतलब किसकी है, फ्रस्ट्रेशन की, कि फ्रस्ट्रेशन से ही वर्ल्ड है जो फैंटेसी का वो क्रिएट होता है. और फ्रस्ट्रेशन किससे क्रिएट होती है, रियलिटी से. यानी कि रियलिटी से फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी क्रिएट होता है. जो रियलिटी होती है वो अनसेटिस्फाइंग होती है. एक पर्सन है वो अनसेटिस्फाइंग होता है तभी वो खुद का वर्ल्ड फैंटेसाइज करता है. एक हैप्पी पर्सन कभी खुद का वर्ल्ड फैंटेसाइज नहीं करता है. फैंटेसी और डे ड्रीमिंग जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है. फैंटेसी अगर कोई बंदा फैंटेसाइज करता है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है. एक पीपल जब ग्रो अप हो जाता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ऊपर कि एक चाइल्ड तो चाइल्डहुड गेम्स खेल सकता है लेकिन एक अडल्ट है वो नहीं खेल पाता, तो एक पर्सन है जो ग्रो अप हो जाता है एक सीज लग जाता है. अब वो इस सीज को पूरा करने के लिए एक मतलब अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है, वो फैंटेसी का सहारा लेता है. तो डे ड्रीमिंग जो है वो चाइल्ड्स प्ले की एक सब्स्टिट्यूटिव है. यानी कि जो डे ड्रीमिंग है वो चाइल्ड्स प्ले को सब्स्टिट्यूट कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, वो उसकी जगह आ जाती है. ड्रीम्स जो है ना वो हमारी जो एक्सप्रेस्ड डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारी
फुलफिलमेंट्स वगैरह होती है, जो हमारी विशेज होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती, वो उनका एक डिस्गाइज्ड फॉर्म है। ड्रीम्स हैं वो डिस्गाइज्ड फॉर्म है। डिस्गाइज्ड मतलब एक जो हमारे फुलफिलमेंट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, विशेज हैं, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं। वो ड्रीम्स हैं, बस उनका एक डिस्गाइजमेंट है ड्रीम्स, और कुछ नहीं है। ड्रीम्स के पास एक खुद का कंटेंट होता है। कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो लेटेंट, एक होता है मैनिफेस्ट। लेटेंट जो होता है वो हिडन कंटेंट होता है, यानी कि जो हिडन फॉर्म में हमारा जो कंटेंट है, जो हिडन फॉर्म में हमारे डिज़ायर्स हैं, उसको लेटेंट बोलते हैं। और जो हमारा हिडन से, यानी कि हिडन से और फिर जो हमारे कॉन्शियस माइंड में जो आता है ना, उसको मैनिफेस्ट कंटेंट बोलते हैं। लिटरल सब्जेक्ट ऑफ ड्रीम्स जो हमारे हिडन मीनिंग को हमारे कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं, उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट। तो लेटेंट और मैनिफेस्ट ये दो कंटेंट है। अब सिगमंड फ्रॉइड ने 3 लेवल्स दिए हैं माइंड के, यानी कि 3 लेवल्स में माइंड जो हमारा वो डिवाइड है। फर्स्ट है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। जो हमारा विजिबल पार्ट है माइंड का वो तो है कॉन्शियस। जो हमारे थॉट्स हैं जो कि रियल हो सकते हैं, थॉट अनकॉन्शियस बट कैन बी रियल। तो जो हमारे थॉट्स रियल हो सकते हैं, जो विजिबल पार्ट वो कॉन्शियस, ये जो हमारा सबकॉन्शियस। जो हमारी हिडन, जो हमारी सप्रेस्ड डिजायर्स हैं जो पूरी नहीं हो पाती, यानी कि जैसे आप मान लो आप किसी भी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हो, लेकिन आप ऐसा तो है नहीं कि आप उसको जाके एज इट इज ले लो या कुछ भी कर लो। कुछ सोसाइटी के गाइडलाइंस भी हैं, कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं, यानी कि आप उस चीज़ को एज इट इज़ नहीं ले पाते। मान लिया आप किसी ब्यूटीफुल पर्सन को देखते हो, आपका मन कर रहा है कि मैं उससे जाके मिलूँ या कुछ कहूँ, बातचीत करूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे मोरल्स हैं, हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं, कुछ सोसाइटी गाइडलाइंस हैं, वो हमें ऐसा करने से रोक देते हैं। तो वो जो हमारी डिजायर है, स्प्रेस्ड डिजायर, वो हमारी एक हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, कहीं ना कहीं एक रिप्रेस्ड डिजायर की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ड्रीम्स क्या हैं? ये हमारा एक जो हमारा छुपा हुआ, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हमारा लेटेंट कंटेंट है, उसको कॉन्शियस माइंड तक लाने का एक डिस्गाइज्ड फॉर्म है ड्रीम्स। फैंटेसी, एक हैप्पी पर्सन है वो कभी अपना वर्ल्ड फैंटेसाइज नहीं करता है, वो कभी फैंटेसी नहीं करता है, फैंटेसी का कोई सहारा नहीं लेता है। सिर्फ एक अनसेटिस्फाइंग पर्सन ही एक वर्ल्ड को फैंटेसाइज करता है। सोर्स ऑफ इट जो हमारी अनसेटिस्फाइड विशेज हैं, हर कोई जो है, यानी कि जो भी अपना कोई वर्ल्ड फैंटेसाइज करता है, जो भी अपनी कुछ खुद की फैंटेसी करता है, यानी कि उसके मन में कुछ ना कुछ अनफुलफिलमेंट जरूर है अपनी विशेज को लेके, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ विशेज है, कुछ डिज़ायर्स हैं, किसी भी चीज़ को लेके उसकी मन में कुछ इच्छाएं हैं कि काश ये चीज़ होती, ये चीज़, उस चीज़ को वो फैंटेसाइज करता है। जिस किसी के पास अगर वो चीज़ें पहले से हैं तो वो कभी भी अपना वर्ल्ड फैंटेसाइज नहीं करता, यानी कि हैप्पी पर्सन वो फैंटेसाइज नहीं करेगा। सिर्फ एक अनसेटिस्फाइंग पर्सन है वही फैंटेसाइज करता है। फैंटेसी है वो 2 तरीके की होती है, एक एम्बिशियस, एक इरोटिक। एम्बिशियस मतलब कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, पर्सनैलिटी वगैरह, ये जो हमारा होता है, ये एम्बिशियस फैंटेसी होती है। ये मेल्स में ज़्यादा मतलब पाई जाती है, फीमेल्स में एम्बिशियस फैंटेसी नहीं होती है। इरोटिक जो हमारी फैंटेसी है, इरोटिक फैंटेसी जैसे कि लव वगैरह, डिज़ायर वगैरह, ये जो हमारी इरोटिक फीलिंग्स हैं, ये फीमेल्स में ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है, मेल्स में कम होती हैं। फैंटेसी वो 3 टाइम्स को कवर करती है, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को। फैंटेसी वो तीनों टाइम पीरियड्स को कवर करती है। अब बताया कि क्रिएटिव राइटर्स हैं वो डे ड्रीमर्स हैं। कैसे हैं, क्यों हैं, और ये बताया है कि जो क्रिएटिव राइटर्स हैं वो डे ड्रीमर्स क्यों हैं। फ्रॉइड कॉल्स द क्रिएटिव राइटर्स ड्रीमर्स इन ब्रॉड डेलाइट। फ्रॉइड कहता है कि जो क्रिएटिव राइटर्स हैं ना वो ड्रीमर्स हैं ब्रॉड डेलाइट में, यानी कि दिन में सपने देखने वाले। लाइक वो दिन में अपना खुद का एक वर्ल्ड फैंटेसाइज करते हैं, फैंटेसी करते हैं कि मेरा खुद का एक मतलब वर्ल्ड है कि काश मैं उस पर्सन के साथ होता, मैं उससे बातचीत कर रहा होता, या वो मेरे साथ होता। कुछ भी आपकी एम्बिशियस होती है कि काश मेरा वो टेस्ट हो जाता, मेरी वो जॉब हो जाती, मैं उस पोस्ट पे होता, या मेरे पास वो चीज़ होती। वो आपकी डिज़ायर किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, कुछ भी हो सकती है आपकी डिज़ायर। तो फ्रॉइड कहता है कि क्रिएटिव राइटर्स है ना जो किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ की एक इमेजिनेशन करके अपनी, जैसे पोएम्स का हमने सोर्स देखा, इमेजिनेशन वगैरह है,
तो वो एक चीज़ को मतलब एक इमेजिनेशन का फॉर्म दे के मतलब एक पोएम में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मान लिया हम किसी पोएम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा पोइट ने अपनी ये विशेष ये डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर रखा है। तो फ्रॉइड बताते हैं कि जो क्रिएटिव राइटर्स हैं ना, जो वर्क को, जो क्रिएटिव आर्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ड्रीमर्स होते हैं ब्रॉड डे लाइट में। वो कहीं ना कहीं अपने वर्क के थ्रू अपने डिजायर्स को, अपनी रिप्रेस्ड जो उसकी स्प्रेस्ड डिजायर्स हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। क्रिएटिव राइटर्स टेक्स हेल्प ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस हिज रिप्रेस्ड डिजायर्स ऑफ चाइल्डहुड। जैसे चाइल्डहुड में एक बच्चा तो है, वो तो एक चाइल्डहुड के गेम्स खेल के अपना प्लेजर पूरा कर लेता है, लेकिन एक अडल्ट है वो अपना एक वर्ल्ड फैंटेसाइज करता है। तो उसी तरह एक राइटर जो होता है वो अपनी डिजायर्स को अपने वर्क के थ्रू प्रेजेंट करता है। क्रिएटिव राइटर्स क्रिएट डे ड्रीम्स इन प्लेस ऑफ प्लेइंग गेम्स। जैसे कि हमने बताया ना कि बच्चा है वो तो अपना गेम्स खेलता है, लेकिन एक अडल्ट है वो अपने गेम्स नहीं खेल पाता, तो वो डे ड्रीमिंग का हेल्प लेता है। फ्रॉइड मॉडल है वो 3 जोन्स में है। मतलब फ्रॉइड ने ये बड़ा फेमस मतलब जो है वर्ड्स हैं, फ्रॉइड ने साइकी के 3 जोन्स बताई हैं, एक इद, एक ईगो, एक सुपर ईगो। इद जो होता है वो हमें हमारी मतलब इंस्टिंक्ट से, हमारी डिजायर्स के साथ डील करता है। जैसे मान लिया आपका मन कर रहा है, आपके पास एक गाड़ी है, आपका मन कर रहा है कि मैं इस गाड़ी को ना बहुत तेज स्पीड से चलाऊं, मेरा मन कर रहा है, बाइक वगैरह है कि मैं इस गाड़ी को बहुत तेज चलाऊं, मेरा काफ़ी मन कर रहा है। एक ईगो है जो आपका कॉन्शियस पार्ट है, जो आपको राइट मतलब एडवाइस देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ईगो जो होता है वही हीरो होता है, वही मैजेस्टी होता है। सुपर ईगो कहता है वो हमारा मोरल कॉन्शियसनेस जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, अगर आप गाड़ी तेज चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, किसी और को कोई नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ईद कहता है वो तो कहता है कि गाड़ी चलाओ, सुपर ईगो कहता है कि गाड़ी मत चलाओ। तो जो हमारा ईगो होता है वो हमें बताता है कि आप कुछ इसका कर लो, आप कुछ इसका कर लो। यानी कि आप गाड़ी तेज चलाना चाहते तो आप चलाओ, लेकिन आपको मोरल जो हम आपकी वैल्यू वो भी फॉलो करनी, तो आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत चलाओ। आपको कोई खाली स्पेस मिलता है जहाँ फ्री होते हो, खाली रोड वगैरह जगह वगैरह होती है, आप वहाँ चला सकते हो। तो इस तरह ईद को सुपर ईगो को बैलेंस करता है। यानी कि ये हमारी मोरल को और हमारी इंस्टिंक्ट को दोनों को बैलेंस आउट कर देता है कि आप कुछ इसका रख लो, कुछ इसका रख लो, बीच का सॉल्यूशन देता है ईगो। ये इसका है। अब 4 फेजेस हैं। एक आर्टिस्ट है वो अपना फैंटेसी वर्ल्ड से एक नई क्रिएशन कैसे करता है, यानी कि 4 स्टेजेज हैं। एक राइटर है वो कैसे अपनी राइटिंग क्रिएट करता है एक फैंटेसी वर्ल्ड से। ये 4 स्टेजेज हैं: लेटेंट, कंडेंसेशन, सब्स्टिट्यूशन, सिंबॉलिक। लेटेंट में है वो आपकी सारी डिजायर्स हैं। मान ली कोई राइटर है वो अपनी फर्स्ट फेज को प्रेजेंट करता है, लेटेंट फेज, यानी कि उसके मन में बहुत सारी डिजायर्स हैं, अनकॉन्शियसनेस में है उसकी डिजायर्स हैं। वो किसी पर्सन को लेके, किसी थिंग को लेके, कुछ भी हो सकता है, अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं। सेकंड है कंडेंसेशन, यानी कि वो अपनी सारी डिजायर्स को ना कलेक्ट कर लेता है एक जगह पे। उसके मन में है, उसके माइंड में बहुत सारी, उसके माइंड में है बहुत सारी डिजायर्स हैं उसके माइंड में, वो इन सभी को एक प्लेस पे कंडेंसेट कर लेता है, यानी कि वो एक प्लेस पे उनको कलेक्ट कर लेता है अपनी सिलेक्टेड डिजायर को। हाँ ये मेरी डिजायर है, और इन सभी को एक साथ कर लेता है। फिर है सब्स्टिट्यूशन, वो अपनी इरोटिक डिजायर्स हैं, यानी कि जैसे मान लिया उसका लव है किसी एक पर्सन के लिए है, तो अब वो उसमें ऐसे तो है नहीं कि वो अपनी डिजायर्स को एज रिलेटेड मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेजेंट करेगा, नहीं, वो उसमें कुछ ना कुछ एम्बेलिस्ड लैंग्वेज का यूज करके उस अनरियल चीज़ को रियल बनाएगा। तो वो सब्स्टिट्यूट करेगा अपनी इरोटिक डिजायर्स को किसी ना किसी चीज़ से, अपनी अलग लैंग्वेज यूज करके, या कुछ भी सिम्बल्स वगैरह कुछ भी। फोर्थ फेज आता है वो सिम्बॉलिक फेज, यूज ऑफ सिम्बल्स टू एक्सप्रेस इरोटिक ड्रीम्स, यानी कि वो अपने इरोटिक ड्रीम्स को, अपनी इरोटिक डिजायर्स को एक सिंबल दे देगा किसी भी चीज़ का। जैसे हम अपने लव वगैरह को जैसे रोज़ वगैरह का सिंबल देते हैं, अपने लव को रोज़ से प्रेजेंट करते हैं, या और भी कुछ मतलब बहुत सारी पोएम्स हैं जहाँ जैसे हमने पोएम्स में देखा ना कि पोइट्स किसी किसी चीज़ का, सिंबल्स का मतलब हेल्प लेता है और उनके थ्रू अपने लव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बताया कि फर्स्ट तो लेटेंट में अपनी सारी ड्रीम्स का, फिर वो उनको एक जगह पे कलेक्ट करता है, फिर वो अपनी इरोटिक डिजायर्स है उनको सब्स्टिट्यूट करता है
और फिर अपनी इरोटिक डिजायर्स को प्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अपनी इरोटिक डिजायर्स को, अपनी फीलिंग्स को, पैशन को, अपना लव को, अपनी इरोटिक फीलिंग्स को एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं कर सकता है। वो कुछ ना कुछ एम्बेलिश्ड लैंग्वेज का, कुछ सिंबल्स का यूज़ करेगा उसको प्रेजेंट करने के लिए। क्रिएटिव राइटर्स हैं टेक ओनली हिज ऑन में, जो क्रिएटिव राइटर्स है ना वो अपना खुद का जो उनका वर्ल्ड है उससे आइडियाज़ ड्रॉ ऑन करके अपना वर्क क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एंशियंट एपिक जो वर्क्स हैं उनकी इमिटेशन करेंगे, उनको कॉपी कर देंगे, नहीं। क्रिएटिव राइटर्स टेक्स ओनली हिज ऑन मटेरियल इंस्टेड ऑफ इमिटेटिंग द एंशियंट ऑथर्स ऑफ एपिक। वो अपना खुद का एक मटेरियल क्रिएट करेंगे, बजाय कि वह दूसरे ऑथर्स को इमिटेट करने की बजाय दूसरे ऑथर्स की नकल नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, वो अपना खुद का वर्क क्रिएट करेंगे। हीरो इज ऑलवेज हिज मैजेस्टी, तो जैसे कि हमने देखा था कि ईगो और सुपर ईगो को जो मेंटेन करता है वो ईगो है। ईगो के थ्रू मतलब जो होता है हर कोई, जैसे रीडर्स हैं वो इसके ऑथर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ऑथर है वो अपनी डिज़ायर्स को प्लस अपने मोरल वैल्यूज को दोनों को बैलेंस कर लेता है ईगो से। तो उस तरीके से ऑथर है वो अपने रीडर्स से मतलब कनेक्ट होता है और रीडर्स हैं वो ऑथर से कनेक्ट हो पाते हैं, जो कि दोनों के लिए एक्सेप्टेबल होता है कि हाँ ईगो है, कुछ अपने डिजायर्स भी प्रेजेंट कर दी और वो भी एक अच्छे तरीके से इरोटिक वे में प्रेजेंट नहीं किए हैं। उसमें मोरल सोसाइटी की गाइडलाइंस भी हैं, मोरल वैल्यूज़ भी हैं, प्लस उसने डिजायर्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये राइटर को भी एक्सेप्टेबल है और रीडर्स भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि उन्होंने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किया है यहाँ तक कि कौन सा सोर्स है जहाँ से जो क्रिएटिव राइटर्स हैं वो अपना कंटेंट लेते हैं, उनका सोर्स कि कैसे कैसे वो अपना वर्ल्ड फैंटेसाइज करते हैं। जैसे चाइल्डहुड में बच्चा गेम्स खेलता है तो एक अडल्ट है वो अपना वर्ल्ड फैंटेसाइज कर लेता है, वो डे ड्रीमिंग है वो चाइल्डहुड गेम्स के सब्सटीट्यूशंस हैं। ये फोर जोन्स हैं, 4 फेजेस हैं कि एक क्रिएटिव राइटर्स है वो अपना कैसे एक वर्क क्रिएट करता है। क्रिएटिव राइटर्स कभी कॉपी नहीं करते हैं और उन्होंने एक 3 जोन्स बताई थी, द ईगो, सुपर ईगो है, कि कैसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड ये कैसे हमारे प्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहाँ तक जो है उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किया। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ क्रिएटिव राइटर्स इवोक इमोशंस इन अस, कि क्रिएटिव राइटर्स हैं वो हमारे अंदर इमोशंस कैसे इवोक कर पाते हैं। एक राइटर है उसने अपना खुद का वर्क ठीक है क्रिएट कर दिया, उसने अपनी डिजायर्स बता दी, ठीक है अपनी डिजायर्स को प्रेजेंट कर दिया है, अपनी सप्रेस्ड जो उसकी रिप्रेस्ड दबी हुई छुपी हुई जो भी उसकी इच्छाएं हैं, विशेज हैं, जो भी कुछ है उन्होंने उसको प्रेजेंट कर लिया। लेकिन जो रीडर्स हैं वो अपने इमोशंस कैसे इवोक कर पाते हैं उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद, जो भी कुछ है। फ्रॉइड एक्सप्लेन करते हैं इसका सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, यानी कि वो आंसर करते हैं। द एसेंशियल आर्ट्स पोइटिका, आर्ट ऑफ पोइट्री लाइज इन ओवरकमिंग द फीलिंग ऑफ रिपल्शन इज, वो एग्जाम्पल देते हैं आर्ट्स पोइटिका का कि आर्ट ऑफ पोइट्री है वो कैसे हमारे रिपल्शन को कम करती है। यानी कि हम पोइट्री वगैरह पढ़ते हैं तो वो कैसे हमारे माइंड को एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं, तो वो हमारे रिपल्शन को कैसे कम करते हैं। उन्होंने आर्ट्स पोइटिका का इसका एग्जाम्पल दिया है कि रिपल्शन है वो कैसे कम हो जाता है पोएम्स वगैरह। रिपल्शन इज कनेक्टेड विद बैरियर्स दैट राइट बिटवीन ईच सिंगल, मतलब हर कोई जो राइटर है, जितने भी पढ़ने वाले हैं, सबके बीच में एक रिपल्शन होता है, जितने भी बैरियर्स होते हैं वो इन सबको कवर कर लेते हैं। सेकंड मेथड टू इम्पार्ट प्लेजर, जो सेकंड मेथड है वो कि वो प्लेजर को कैसे दे पाते हैं, रीडर्स हैं वो कैसे प्लेजर ले पाते हैं उस वर्क के थ्रू। यानी कि राइटर जो है वो अपने रीडर्स में इमोशंस कैसे वो कर पाते हैं। He softens the character of egoistic daydreamers by altering and disguising it, यानी कि जो जैसे कि हमने देखा था ना कि वो अपनी इरोटिक फीलिंग्स को कैसे सिंबल्स दे के और अपनी एम्बेलिश्ड लैंग्वेज का यूज़ करके चेंज करते हैं। तो मतलब वो अपने जो इगोइस्टिक जो कैरेक्टर है ना, जो डिजायर्स को प्रेजेंट कर रहा है उसको सॉफ्टन कर देता है, उसको डिस्गाइजमेंट कर देता है उसकी। He furnishes his text by aesthetic pleasure in the presentation of fantasies, यानी कि वहीं बताया गया कि वो अपने टेक्स्ट को फर्निश कर देता है कि काफ़ी अच्छी लैंग्वेज वगैरह का यूज़ कर देता है, काफ़ी अच्छे सिंबल्स वगैरह यूज करता है, जिससे एक जो रीडर्स हैं वो काफ़ी कनेक्टिव हो पाते हैं उस वर्क से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। इमेजिनेटिव वर्क बाय क्रिएटिव राइटर्स बिकम एन एपिटोम
ऑफ नाउ वन शुड एन्जॉय हिज ओन, मतलब वर्क तो वो उस राइटर का है, लेकिन जैसे जैसे रीडर्स उसको पढ़ते हैं तो वो खुद को कनेक्ट कर पाते हैं और हर कोई अपने डे ड्रीमिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को उस वर्क के थ्रू एन्जॉय कर पाता है। तो ये 2 क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर किया। यहाँ लास्ट में कंक्लूजन वो क्या देते हैं, फ्रॉयड इस ऐसे के कंक्लूजन में बताते हैं कि फ्रॉयड है वो इस ऐसे में, फ्रॉयड इन दिस ऐसे हैज प्रेजेंटेड अ साइकोएनालिटिक थ्योरी, उन्होंने एक इस ऐसे में एक साइकोएनालिटिक थ्योरी का बताया है कि आप किसी वर्क को पढ़ते हो, आप किसी वर्क को पढ़ते हो, उस वर्क के साइकोएनालिटिक मतलब उस वर्क का आप साइको एनालिसिस करते हो, उसके थ्रू आप उस वर्क के ऑथर के माइंड को समझ पाते हो, उसकी साइकिक को समझ पाते हो कि अच्छा इस वर्क में उन्होंने ये अपनी डिज़ायर है ये प्रेजेंट की है, तो ये उनका साइको एनालिसिस कर लिया आपने, उस टेक्स्ट के थ्रू ऑथर का साइको एनालिसिस कर लिया, आप उसकी साइकिक को समझ गए। ये बताया उन्होंने कि आप साइको एनालिटिक थ्योरी के थ्रू आप ऑथर का, उसके टेक्स्ट का, रीडर्स का, जो भी कुछ है आप इनकी साइकिक को समझ पाते हो कि अच्छा इस टेक्स्ट में ये बताया तो इसके ऑथर की ये साइकिक है। आप टेक्स्ट के थ्रू ऑथर का साइको एनालिसिस कर लेते हो, रीडर्स का भी साइको एनालिसिस हो जाता है कि अच्छा रीडर्स इस किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को पसंद कर रहे हैं तो वो इस टाइप की साइकिक वाले पर्सन्स हैं, इस टाइप की साइकिक वाले रीडर्स हैं। फ्रॉयड हैं वो एग्री करते हैं इस बात के, दैट वाज अ ग्रेट आर्ट नॉट ओनली अलो जस्ट टू एंजॉय आउन डे ड्रीम्स बट ऑल्सो न्यू डायमेंशंस टू आवर एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग विदाउट विच, मतलब वो बताते हैं कि एक वर्क है, डे ड्रीमिंग से जो वर्क क्रिएट किया है उसका मतलब सिर्फ हमें प्लेजर इम्पार्ट करना नहीं, हमें प्लेजर देना नहीं, हो एक नए डायमेंशंस देना है। यानी कि कोई भी वर्क है, कोई भी डे ड्रीमिंग वगैरह है, वो हमें सिर्फ प्लेजर नहीं देती, वो हमें नए डायमेंशंस भी देती है, नई अंडरस्टैंडिंग भी देती है कि आप कैसी नई नई चीज़ों को नए नए मेथड्स के, नए नए वेज से, नए नए डायमेंशन से स्टडी कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। और अगर प्लेजर भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है, आप चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो, तो वो एक नो मैंस लैंड हो जाएगी, मतलब उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सब चीज़ें एक वेस्ट हो जाएंगी। तो एक खाली प्लेजर देना ही एक डे ड्रीमिंग का काम नहीं है, क्रिएटिव वर्क का काम नहीं है, उसका काम है कि नए डायमेंशंस को, नई अंडरस्टैंडिंग को, नए एक्सपीरियंस को जनरेट करे, प्लस प्लेजर को भी जनरेट करे। ये है सिगमंड फ्रॉयड का क्रिएटिव राइटर्स एंड डे ड्रीमर्स की कैसे क्रिएटिव राइटर्स हैं वो डे ड्रीमिंग से कैसे अपने क्रिएटिव वर्क्स को जनरेट करते हैं। उन्होंने उनका एक ड्रीम थ्योरी वगैरह भी उन्होंने दे रखी है कि इरमाज इंजेक्शन जो उनका फर्स्ट ड्रीम था वो अनकॉन्शियसनेस के बारे में स्टडी करने के लिए इनको मतलब एक एक्साइटमेंट देता है। इरमाज इंजेक्शन जो है, इरमाज इंजेक्शन है ये सिगमंड फ्रॉयड का फर्स्ट ड्रीम, मतलब वो बताते हैं कि इरमाज इंजेक्शन मेरा फर्स्ट ड्रीम है और ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में जिसने मुझे आगे बढ़ाया है कि मैं अनकॉन्शियसनेस को और ज़्यादा स्टडी करूँ। तो ये है सिगमंड फ्रॉयड का क्रिएटिव राइटर्स एंड डे ड्रीमर्स।